नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी, बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। एक तरीके से कहें तो भारत रीलोडेड। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं, तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी 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 कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं। और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रख कर लाया है। चलिए, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारत रीलोडेड में आज बेहद ही खास मेहमान है। और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है, तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का। और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफ़र इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका। धन्यवाद। और 12 साल की ये जर्नी, सपनों का भारत एक तरीके से रीलोडेड हो गया। आप इस जर्नी को कैसे देखते हो? ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता, गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है। और गवर्नेंस, तो शासन करने का प्रक्रिया है, उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनावों में तो घोषणा ही घोषणा होते थे। गरीबी हटाओ नारा लगाना ये एक फैशन सा बन गया था उस ज़माने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल है, ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है। आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे। आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं? आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया बेचता है तो 15 रुपया पहुँचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुँचते हैं। आज तो एक बटन दबाया, केंद्र सरकार की ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है, इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण,
तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं, और सुशासन, देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं। तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वो बोल रहे हैं। कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस ज़माने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के ज़माने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदम्बरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे, तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदम्बरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में, जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि जो गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका पेमेंट, डिजिटल पेमेंट कैसे होगा, वो बैंक के खाते का क्या हाँ, करेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो, लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ तो पूरी तरीके से कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज़ करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में पूरा काम भी किसी के दबाव में काम नहीं करते। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के ज़माने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं तो सपना देखता था उस ज़माने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरफ ग्रोथ करेंगे। और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज़्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फ़ख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट, आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली में तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था। वो बदलाव भी देखा है क्या हमने? बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिज़ोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है। जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया, फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस ज़माने में तो फ़ोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता भारत में है, मोबाइल। लेकिन इसका फ़ायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है, वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है, ये बड़ी बात है। जेन ज़ी के बारे में क्या सोच रहे हो आप? क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन ज़ी, खतरा लग रहा है क्या अभी? देखो, जेन ज़ी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है। हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं।
फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन ज़ी जो कहते हैं, वो आज 18 साल, 20 साल, 25 साल के लगभग उसमें ज़्यादातर लोग हैं। क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी है। राहुल गांधी जेनजी से मिल रहे हैं, राहुल अखिलेश गांधी यादव से- जेनजी से मिल रहे हैं, सब जेनजी राहुल से मिल रहे गांधी हैं। जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं, एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में। लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं। वहाँ वो छुट्टियाँ मनाते हैं, रिजॉर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं हैं। और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं। ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है? वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का जो है नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है। अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं। तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है। अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते देखो, हैं। किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है, पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में। इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं। आपको लगता है कि ये जो विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या? उनके जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज़ पाकिस्तान कहते हैं। और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं, उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे। वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है। और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है। लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है, हमारा सेनाओं के जो देश के प्रति उन्होंने जो दिखाया, बल दिखाया है, उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं। और अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल का लड़ाई के चलते तेल, गैस आने में कष्ट हो रहे हैं। ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमुज में पैदा हो गया है, मिडिल ईस्ट में। तो उससे हमको दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा में तो देश का साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा में भी
देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए। ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश का खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में? देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं। लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने का बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं। दिन भर नारा लगाते रहते हैं, अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मलसी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां हैं तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहाँ प्रदर्शन करना, ये सारा चीज़ जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है। अच्छा, 3 मेन बातें हुई हैं इन 12 सालों में। एक तो राम मंदिर, फिर 3 तलाक और अनुच्छेद 370। अब इससे पता लगता है कि जो आइडियोलॉजी की बात होती थी ना बीजेपी की, वो एकदम सामने आ गई है। आप क्योंकि अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हो? एक इमेज जो नैरेटिव बनाया जाता है कि सरकार को सिर्फ हिंदुओं के वोट मिलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं, और एक विपक्ष इसको बड़े तरीके से फैलाता है। देखिए, अगर 370 हटते हैं और पूरे कश्मीर मुख्य धारा में जुड़ते हैं और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनते हैं, या हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम आगे बढ़ाते हैं, या हम ट्रिपल तलाक को हटाते हैं, तो इसको सिर्फ बीजेपी को लाभ मिला है या सरकार का मुद्दा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये सारे मुद्दे देश का है और देश का जो छवि है उसमें इजाफा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में उभर के आने में काम आया है। क्योंकि आप जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि विकास भी विरासत भी, तो हमारे पुराने जो सभ्यता है उसको भी उजागर करना और नई दुनिया में नई टेक्निकी, नई सोच के साथ में आधुनिक जो व्यवस्था है उसके साथ देश आगे बढ़ता है। तो ये तो कॉम्बिनेशन है, पुराने चीज़ों को नहीं भूलना और नई सोच के साथ में आधुनिक भारत का निर्माण करना। तो इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाया है, तो इसको बीजेपी का एजेंडा नहीं मानना चाहिए। तो सरकार की जो टैगलाइन है तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण, जी, तो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है या सब ठीक है? हम तो पहले से कह के आए हैं कितने सालों से कि हमारा काम तुष्टीकरण करना नहीं है, सबको न्याय, किसी को तुष्टीकरण नहीं, अपीसमेंट टू नन, जस्टिस टू ऑल। हमारा तो ये पहले से सोच है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमने
किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी, किसी धर्म, किसी जाति के साथ भेदभाव नहीं किया है। मैं अल्पसंख्यक मामलों का भी मंत्री हूँ। मैंने देखा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसमें मुसलमान हैं, बड़े वर्ग हैं, और बाकी सिख है और ईसाई है, बौद्ध है, जैन है और पारसी है, सबको बराबर का दर्जा मिला है। इसलिए सबका साथ सबका विकास जो नारा लगाया प्रधानमंत्री जी ने, इसमें सब वर्ग के लोगों को बराबर का इज्जत, बराबर का लाभ और सबको ध्यान में रखते हुए एक साथ लेकर के आगे जा रहे हैं, कोई नहीं छूट रहे। अगर कुछ कहते हैं कि किसी को तकलीफ हो रहा है या मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहा है, ये तो कांग्रेस का एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण का नतीजा है। इसलिए कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग बन गई है, उनके ज़्यादातर एमएलए जो बने हैं वो सब मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। इसलिए हम मुसलमानों को भी कहते हैं कि आप कांग्रेस का वोट बैंक मत बनिए, नहीं तो कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक का नज़र से देखते हैं, और किसी को आप वोट बैंक के नज़र से देखेंगे तो फिर उसको कमोडिटी जैसे ट्रीट करेंगे। उनको देश का नागरिक मानना चाहिए, वोट बैंक के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। रिजिजू जी, ये बताइए कि जहाँ बीजेपी आती है उसके बाद वहाँ से जाती ही नहीं है, क्या खासियत है ये? मतलब जिन स्टेट्स में, अब तो बंगाल में भी देखिए बीजेपी आ गई। ये तो अपना काम करने का तरीका है बीजेपी का। सुशासन, गवर्नेंस को हम बहुत महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री जी खुद निगरानी करते हैं इसमें। तो अब मैं आपसे थोड़ा सा रैपिड फायर के जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगी। आप ये बताइए कि सबसे बड़ी गेम चेंजिंग योजना अगर हम इस पूरे 12 साल में देखें। एक स्कीम, दो स्कीम बोलना तो मुश्किल है, लेकिन जो शुरुआत में प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता खुलवाया, सारे गरीबों का, हर एक भारतीयों का, हर एक परिवार का बैंक खाता खोलना, फिर उसके साथ आधार के साथ जोड़ना, फिर मोबाइल के साथ डिजिटली कनेक्ट करना, तो ये जो जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी जिसको कहते हैं, ये जो तिगड़ी कार्यक्रम हुआ है, ये एक तरीके से हर एक भारतीय को एम्पावर किया है और भारत के विकास के रास्ते में सबको जुड़ा है। ये एक बहुत बड़ा काम है। दूसरा, नेतृत्व का प्रभाव। पहले लोग पॉलिटिशियन को एक नज़र से देखते थे कि ये सब तो चोर होते हैं, पॉलिटिशियन लोग तो बेकार है, पॉलिटिशियन लोग झूठ बोलते हैं, पॉलिटिशियन लोग जो है वादा करते हैं फिर वादा निभाते नहीं, ऐसा की छवि बना कर रखा था कांग्रेस के ज़माने में, क्योंकि ये सब फेल हो गए थे। लेकिन मोदी जी ने उसको बदल दिया है कि जो पॉलिटिशियन हैं वो देश को सुधारने के लिए आए हैं, और जो नेतृत्व कर रहे हैं वो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए तो बार बार बीजेपी सरकार दोबारा चुन के इसलिए आते हैं कि बीजेपी से लोग पूरा उम्मीद करके, जो भरोसा करके आपको देश में शासन करने के लिए, प्रदेशों में शासन करने के लिए मौका दिया, उस पर खड़ा उतरता है। 12 साल में सरकार का सबसे बोल्ड फैसला आप क्या मानोगे? देखिए, बोल्ड फैसला बहुत ज़्यादा है। अगर मैं क्रम के हिसाब से ना देखूं तो भी आप 370 धारा हटाना, ये मैं मानता कि सबने सोचा था कि ये नामुमकिन है, लेकिन अनुच्छेद 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा और भारत का कानून हर एक लोगों तक पहुँचे, ये मैं बड़ा फैसला मानता हूँ। उसके बाद में जो सुरक्षा है, भारत को सुरक्षा प्रदान किया है। हम लोग जो विपक्ष में थे, हर रोज़ कभी बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट, कभी कलकत्ता में, कभी गुवाहाटी, कभी दिल्ली, कभी बेंगलुरु, हर 2 महीने 1 महीने में बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते थे। उसको रोक लगाया है। आजकल तो अगर एक जगह घटना होता है तो तुरंत बदला लेता है। इसलिए अगर जब उरी में घटना हुई तो हमने तुरंत उसको सर्जिकल स्ट्राइक किया। फिर पुलवामा में आतंकवादियों ने जो निंदनीय कार्य किए हैं उसको पूरा एयर स्ट्राइक करके बालाकोट में तुरंत बदला लिया है। और फिर जब पहलगाम में इतना गंदे से
इन लोगों ने धर्म पूछ करके हमारे इनोसेंट लोगों को मारा, फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर करके दुनिया के सामने में दिखा दिया कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर हमारे खिलाफ कोई भी साजिश रचाता है। तो ये जो बोल्ड डिसीजन है वो मैं मानता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो हुए हैं, ऐसा कभी भी भारत में पहले किसी नेता ने सोचा नहीं है, किया नहीं है, और करने के लिए सोचा भी है तो हिम्मत नहीं था। ठीक है, अब जल्दी से विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या लगती है आपको? विपक्ष का सबसे कमजोरी है कि ये लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं और सरकार और मोदी जी को गाली देते रहते हैं, इसलिए विपक्ष और कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगले 5 साल में क्या सबसे बड़ा चैलेंज लगता है आपको? अगले 5 साल का टारगेट और हमारा जो प्रायोरिटी है वो मोदी जी ने सेट कर दिया है। 5 साल रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म मतलब हर एक चीज़ जो आम लोगों का ज़िंदगी को लाभ पहुँचे, और कोई ऐसा कानून है जिससे आम लोगों को नुकसान पहुँचता है उसको हटाना, और देश हित में जो भी निर्णय करना है वो किसी संकोच के किए बगैर निर्णय करना। मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी? मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार। नमस्कार जी।